तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है। हमने चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ख़त्म कर दिया था। ठीक है। इसके बाद में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको एकदम 4 से 5 लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर एकदम फील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दिया करिए। एक एक लेक्चर एकदम फील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। और देखिए, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन। ठीक है। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारा जो ह्यूमन होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। ठीक है। तो मेल में अलग गैमेट बनता है और फीमेल में अलग गैमेट बनता है। ठीक है। जो हमारा मेल जो गैमेट होता है वो मोटाइल गैमेट होता है। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है मोशन करके, और वहाँ जा करके फर्टिलाइजेशन करता है और जाइगोट फॉर्म करता है। ठीक है। इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है हमारी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लैंगिक या फिर जनन अंग या लैंगिक अंग की भी बोल सकते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। ये हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। हिंदी में लिखते हैं पुरुष जनन अंग, नंबर होता है, मादा लिख दीजिए, या फिर स्त्री जनन अंग। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। पुरुष में क्या होता है सब लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक जोड़ी टेस्टिस होता है, एक जोड़ी हमारे वृषण होते हैं, 2 वृषण होते हैं। ठीक है। जोड़ी में एक जोड़ी क्या होते हैं, वृषण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेस्टिस। ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, स्त्री में सब लोग जानते हैं एक जोड़ी हमारे अंडाशय प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अंडाशय या ओवरी, ये होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है। वृषण में क्या होता है हमारा, पहले बात करेंगे वृषण में क्या होता है हमारा, शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यहाँ से हमारे शुक्राणु निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, अंडाणु निर्माण। ये दोनों गैमेटोजेनेसिस होगी, दोनों में युग्मक जनन होता है हमारा। यहाँ पे लिख सकते हैं युग्मक जनन। ये भी क्या हो रहा है, युग्मक फॉर्म हो रहा है, यानी गैमेटोजेनेसिस होता है ना। शुक्राणु निर्माण हमारा किस प्रोसेस से होते हैं ये पता है आपको? ये हमारा होता है शुक्र जनन। और अंडाणु निर्माण क्या होता है, अंड जनन, शुक्र जनन या स्पर्मेटोसाइटोसिस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अंड जनन, oogenesis। ठीक है। ये प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद में क्या होगा हमारे, ये दोनों जो हैं
गैमेट्स के निर्माण हो जाएंगे। इसके पश्चात होगा हमारा, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे हमारे, ये जो हमारा अंड जनन है जिससे हमारा अंडाणु का निर्माण हुआ है और ये शुक्राणु आपस में फ्यूज़ करके क्या करेंगे, निषेचन। निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर एक फैलोपियन ट्यूब होती है, आगे पढ़ाएंगे। उसमें जो होता है हमारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब हमारा एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए तो हमारा क्या फॉर्म होता है, अभी हमने प्लांट में पढ़े थे, प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है हमारा, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट, जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। जाइगोट क्या होता है हमारा, आगे जाके हमारा ब्लास्टोसिस्ट का रूप बना लेता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ये हमारा मतलब कोशिकाएं सेल डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, और एक गुहा जैसी बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट होती है हमारे, क्या हो जाती है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट कहाँ होता है, जो एंडोमेट्रियम, जो हमारी गर्भाशय की जो अंत्य परत होती है, सबसे भीतरी जो परत होती है एंडोमेट्रियम, वहाँ पर जाकर हमारा ब्लास्टोसिस्ट आगे चल करके इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे हम अंतरोपित, यानी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, गर्भाशय की अंत्य परत एंडोमेट्रियम में। ठीक है, एंडोमेट्रियम कैसे इम्प्लांट होता है, ये एंडोमेट्रियम होता है, इसको, इसके ऊपर जो एंडोमेट्रियम की सेल एकदम कवर कर लेती हैं जो हमारा जाइगोट होता है ब्लास्टोसिस्ट, तो वो इम्प्लांट हो जाता है एक ही जगह पर। ठीक है, इम्प्लांट हो जाएगा तो हमारा फिर क्या होगा, इसका एक होता है जेस्टेशन पीरियड, कितने दिन का होता है, ह्यूमन में होता है 9 मंथ का। ठीक है, ठीक है, ये 9 मंथ के लिए इम्प्लांट रहता है। नाइन मंथ के लिए इसी में इम्प्लांट रहता है। ठीक है, इसके 9 मंथ के बाद क्या होता है हमारा, प्रसव होता है, पार्चुरेशन। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड को हिंदी में बोलते हैं गर्भावधि, जो 9 महीने की होती है। ठीक है, प्रसव। 9 मंथ के बाद जब बच्चा डिलीवर होने का जो घटना है उसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। प्रसव हो गया, बच्चा बेबी बाहर आ गया। ठीक है, बेबी बाहर आने के बाद में एक घटना हमारी और होती है, इसको बोलते हैं हम दुग्ध स्रवण। लैक्टेशन पीरियड, जो माता अपने शिशु को जो दुग्ध पिलाती हैं उसको बोलते हैं हम लैक्टेशन पीरियड, है ना। यहाँ तक क्लियर। हमने बात की थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा मेल में क्या होता है, एक जोड़ी वृषण आ जाते हैं, और जो हमारा फीमेल में क्या होता है, एक जोड़ी अंडा से आ जाते हैं। जो वृषण होते हैं जो गैमेट का निर्माण करते हैं, ऐसे अंडा से होते हैं, वो भी गैमेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, गैमेट समझे तो युग्मक जनन का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेल में होता है वो क्या युग्मक बनता है, जो हमारा बनता है स्पर्म बनता है। ठीक है, शुक्राणु बनता है मेल में, और मादा में अंडाणु बनता है। ठीक है, और जो शुक्राणु होता है और अंडाणु आपस में मिलकर निषेचन या फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे डेवलप करता है सेल्स में, और जाकर के हमारा यूटेरस के जो अंत्य परत होती है एंडोमेट्रियम, उसमें जाकर के हमारा अंतरूपित हो जाता है, जहाँ 9 महीने तक अंतरूपित रहता है, जेस्टेशन पीरियड रहता है। 9 मंथ के बाद पार्चुरेशन या प्रसव होता है, उसके बाद बेबी बाहर आता है, उसके बाद लैक्टेशन होता है, जिसमें शिशु को दुग्ध का स्राव, दुग्ध पिलाया जाता है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर। और एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर जो हमारा मेल जो रहते हैं उसमें शुक्राणु जो है लाइफ टाइम बनते रहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम शुक्राणु जीवन भर बनते हैं, और फीमेल में जो होता है अंडाणु निर्माण बस 50 वर्ष की एज तक होता है। उम्र तक ही होता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसे आप कर दें, कोई दिक्कत किसी को? तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक होता है हमारा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जनन अंगों के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्राथमिक जनन अंग, एक होता है द्वितीयक जनन अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक क्या होता है हमारा द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी जनन अंग होते हैं उसमें जो हमारी मादा के जो है हमारे अंडा से आगे और पुरुष के जो है वृषण आगे, ये 2 ही होते हैं। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग में। इसका वर्ग देखिए, प्राथमिक जनन अंग में क्या काम होता है? प्राथमिक जनन अंग का काम होता है हमारा गैमेट युग्मक का फॉर्मेशन करना। ठीक है, युग्मक का फॉर्मेशन करना और जो हमारे सेक्स हार्मोन है, ठीक है, उनका जो है स्राव करना और उनको सीक्रेशन करना। ठीक है, युग्मक निर्माण, जनन हार्मोन का स्राव। ठीक है, युग्मक निर्माण होता है गैमेटोजेनेसिस। तो मैंने बताया था 2 ही होते हैं। एक होता है पुरुष में होता है हमारा 1 जोड़ी वृषण हो जाता है, एक इसमें होता है पुरुष में। ठीक है, मादा में क्या होता है 1 जोड़ी अंडा से आ जाता है। किस में आता है? स्त्रियों में आ जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसमें तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? युग्मकों का होना। ठीक है, युग्मकों का परिपक्व होना और युग्मकों का, ये मतलब प्राथमिक जनन अंग होते हमारे गैमेट का निर्माण करते हैं और सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो जो हमारे गैमेट निर्माण हो गए उनको मतलब मैच्योर करेंगे, युग्मक मैच्योरेशन होगा। ठीक है, और युग्मकों का हमारा स्थानांतरण या फिर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हमारी एक्सेसरी जो डक्ट्स रहती हैं उनके द्वारा हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल आप लिख दीजिए अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। ठीक है,
इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ाएंगे। ये हमारे टेस्टिस में उपस्थित होती है। नंबर 2 आ जाती है हमारी वास डिफरेंस होती है, जो हमारी इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक, जो अधिवृषण से आगे होती है। इस अधिवृषण से स्टार्ट होकर हमारी स्खलन वाहिनी में खुलती है, जो हमारी 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और जो अधिवृषण जो रहती है 6 सेंटीमीटर होती है, एकदम कॉइल्ड होती है, उलझी हुई रहती है, जिसे खोल दे तो 6 मीटर तक लंबाई हो सकती है। इसमें क्या होता है, युग्मकों का परिपक्वीकरण होता है, फंक्शनल मैचुरेशन होता है। ठीक है, इसका कार्यात्मक परिपक्वता। ठीक है, ये 2 हो गए। और देख लीजिए बहुत सारे होते हैं। एक हमारी रेट्री टेस्टिस हो जाती है। ठीक है, एक होता है वास डिफरेंसी हो जाती है। रेट्री टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण जालिकाएं। ठीक है, ये सब क्या है हमारे द्वितीय जनन अंग। ये किस में होते हैं, ये पुरुष की बता रहे हैं हम। ठीक है, और स्त्री की बात कर लें तो स्त्री में क्या आ जाते हैं, जो हमारे द्वितीय जनन अंग में आ जाती है हमारे गर्भाशय। इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा ग्रीवा, या फिर इसको सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रीवा नीचे की साइड में स्थित होती है गर्भाशय के। ठीक है, और जो अगला क्या आ जाता है हमारा, एक और लिख दो, चलो बहुत सारे होते हैं। फैलोपियन ट्यूब, जो हमारा युग्मक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए। सब किसके होते हैं, हमारे स्त्री के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक का मैं समझता हूँ सबको क्लियर होगा। ठीक है, 2 टाइप के हमारे जनन अंग होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या आ जाते हैं, एक जोड़ी पुरुषों में वृषण आ जाते हैं, और मादाओं में जो हमारी एक जोड़ी अंडाशय आते हैं। इसमें क्या काम होता है, युग्मकों का निर्माण करना। और दूसरा क्या होता है हमारा, एक और होता है जनन हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना। इसमें क्या काम होते हैं, ये जो है हमारे उनकी हेल्प करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। ठीक है, एक हो गया हमारा युग्मकों का परिपक्वीकरण हो जाता है, मैचुरेशन, गैमेट का मैचुरेशन करना। और दूसरा क्या आता है, गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, ये 2 वर्क होते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, अधिवृषण, शुक्राशय, वृषण जालिकाएं, यही सब आ जाते हैं। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभी हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर का। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वहाँ तक क्लियर हो गया आपका। जाकर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एक एक लाइन एकदम क्लियर करी गई है। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं किया जाता है, चाहे लेक्चर ज़्यादा हो जाए, लेकिन कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र, इसके बारे में हम इसकी जो डक्ट्स हैं, असेसरी डक्ट क्या हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे अब। ठीक है, नंबर 1 पे क्या आता है। ठीक है, एक पेयर, एक जोड़ी जो हमारे होते हैं, अभी पढ़ लिए, थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में। एक जोड़ी वृषण, ये क्या हुए हमारे प्राथमिक जनन अंग है ना। नंबर 2 पे क्या आती हैं, सहायक नलिकाएं, इंग्लिश में बोल देते हैं हम इसको एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। एसेसरी डक्ट में क्या आ जाता है हमारा, मैंने अभी आपको बता ही दिया, अधिवृषण। ठीक है, पहला लिख देते हैं हम इसमें
मैं थोड़ा बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि सारा जो चीज़ें हैं वो लिखना संभव नहीं है, ठीक है। या एनसीईआरटी से लिख लिया करिए, थोड़ा उसी में निशान लगा लीजिए करिए। देखिए अधिवेशन मैंने बताया था, ये 6 सेंटीमीटर एकदम उलझी हुई हाईली कोइल्ड नलिका होती है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर होती है। इसको यदि खोल दिया जाए तो ये हमारे 6 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। उलझी हुई, ठीक है। इसको खोलने पर कितना हो सकती है हमारी, 6 मीटर तक हो सकती है। इसका क्या काम होता है, एपिडिडाइमिस का, जो हमारे रेटिटेस्टिस है वो गैमेट को लेकर के आकर के इसी में खुलती है, हमारे पहले वास एफरेंस में खुलती है, वास एफरेंस आगे चल करके एपिडिडाइमिस में खुलती है। जो हमारा एपिडिडाइमिस होता है वो वृषण के टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पे स्थित होता है, ठीक है। पीछे के साइड में स्थित होता है पोस्टीरियरली, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पोस्टीरियर पार्ट में स्थित होता है, ठीक है, अधिवृषण। इसका मेन जो काम होता है फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। क्योंकि ये जो नलिका है हमारी 6 मीटर लंबी नलिका है, तो इसमें कुछ सारे स्पर्म स्टोर किए जाते हैं और कुछ स्पर्म्स होते हैं जो समय से पहले उसी में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसमें जो है हाईली सिलेटेड कॉइल्ड टिश्यू की बनी होती है, तो इसमें फैगोसाइटोसिस हो जाती है उन स्पर्म की और हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। लिख देते हैं हम वहाँ पे फंक्शनल मैचुरेशन, हिंदी में बोल देंगे इसको कार्यात्मक परिपक्वता, ठीक है। शुक्राणु को प्रदान करती है। और नंबर 2 पे हम लिख देंगे मरे हुए शुक्राणु को फैगोसाइटोसिस क्रिया करती है, ठीक है, उसी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, क्योंकि ये सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है अंदर से, है ना। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब के 2 कार्य हो गए। इसके बाद में हम अधिवृषण किस में खुलती है, अधिवृषण जो हमारी होती है वो बास डिफरेंस में खुलती है। तो हम अगली जो एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, साथ के साथ लिखते चलिए, ठीक है। उसको बोलते हैं बास डिफरेंस या शुक्रवाहक। बास डिफरेंसिया, ये जो बास डिफरेंसिया होती है हमारी अधिवृषण बास डिफरेंसिया में खुलती है, और ये नली जो होती है हमारी 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये आगे चल करके हमारी, आपने देखा होगा एकदम वृषण से 2 नलिकाएं निकलती हैं, दोनों वृषण से अलग अलग। अधिवृषण तो जो होता है वृषण के अंदर ही उपस्थित होता है, ठीक है। अधिवृषण से आगे चल करके 2 नलिकाएं निकलती हैं जो हमारे मूत्राशय होता है उसके ऊपर चल करके लूप बनाती हुई हमारी स्खलन वाहिनी में खुलती हैं। उन्हीं को हम शुक्रवाहक या वास डिफरेंसिया बोलते हैं, जो हमारी 40 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं हैं। इसी में हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म इसका मेन काम होता है। शुक्राणु का स्थानांतरण करना, ठीक है। और कार्यात्मक परिपक्वता भी इसका काम है। कुछ अपरिपक्व स्पर्म होते हैं उनको ये परिपक्व भी हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें भी स्पर्म कलेक्ट रहते हैं। इसमें एक चीज़ और लिख देना, शुक्राणु को स्टोर करके रखता है।
ठीक है, इसमें इजैकुलेशन से पूर्व शुक्राणु एकत्रित रहते हैं हमारे बास डिफरेंशिया में। ठीक है, दो हमने पढ़ लिए हैं। एक किस में खुलती है? हमारी स्खलन वाहिनी में खुलती है, जहाँ से हमारे स्खलन वाहिनी में क्या आता है? मूत्र भी आता है और इसमें शुक्राणु भी आते हैं। वहाँ से चल के हमारे पेनिस के द्वार पे जाके खुलते हैं, यूरेथ्रम मिएटस में। ठीक है, जो अगली जो हमारी चीज़ आती है इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। जो हमारी रेटिटेस्टिस होती है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, वो हमारे रेटिटेस्टिस में खुलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हिंदी में लिख देते हैं। वृषण पिंड जो होते हैं, वृषण पिंड और ये जो वृषण पिंड होते हैं हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करने के बाद रेटिटेस्टिस में छोड़ते हैं। रेटिटेस्टिस से आगे का जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है बास एफ्रेंसिया। ठीक है, जो रेटिटेस्टिस का आगे का पार्ट है बास एफ्रेंसिया, वो आगे जा कर के हमारे अधिवृषण में खुलते हैं, है ना। हमने 3 एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ ली। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो इससे आगे हैं, कहाँ तक कवर कर लिए? एक जोड़ी वृषण हमने पढ़ लिए, सहायक नलिकाएं पढ़ ली, एक्सेसरी डक्ट्स। अब तीसरा जो टॉपिक आता है सहायक ग्रंथियां। एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारी सबसे पहली जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उसमें उठाते हैं हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इसको एक नाम से और बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ कॉपर ग्रंथि। ठीक है, इसका क्या काम है हमारा? ये जो हमारा शिश्न होता है उसके आसपास एक लुब्रिकेंट का कार्य करती है। जब सेक्सुअल इच्छा जब होती है तब ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हमारा एक हार्मोन का स्राव करता है, एक द्रव्य स्रावित करता है। ठीक है, जो हमारा एक लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेहक प्रदान करता है। ठीक है, यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा एल्कलाइन यानी कि बेसिक फ्लूइड का स्राव करता है। बल्बो यूरेथ्रल कितनी होती है हमारी? एक जोड़ी प्रेजेंट होती हैं, एक जोड़ी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, स्नेहक अब लिख देते हैं लुब्रिकेंट द्रव्य स्रावित करता है। ठीक है,
एनसीईआरटी में आपका इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा हम एडिशनल ऐड कर देते हैं। ये क्षारीय द्रव्य का स्राव करता है। यहाँ तक सबको क्लियर। जो हमारी अगली जो एसेसरी ग्लैंड्स आती है उसमें लिखते हैं हम सेमिनल वेसाइकल्स को, हिंदी बोलते हैं शुक्राशय। जो हमारा शुक्राशय हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सब हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। श्रोणि श्रृंखला में उपस्थित होता है। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा होता है किस में सिचुएटेड होता है? पेल्विक रीजन या श्रोणि वाले भाग में स्थित होता है, ठीक है, शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल्स। ये जो हमारा होता है ये भी हमारा क्षारीय द्रव्य का स्राव करता है। एक मेन चीज का स्राव करता है जो हर ग्लैंड्स नहीं करती है, ठीक है। जो हमारा शुक्राशय है वो एक शर्करा का स्राव करता है जो पूरी बॉडी में कहीं नहीं पाया जाता हमारा, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। जो एक शर्करा है जो फ्रक्टोज होता है वो मेल की बॉडी में पाया जाता है, फीमेल की बॉडी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और मेल की बॉडी में बस एक ही जगह पाया जाता है। कहाँ होता है? सेमिनल वेसाइकल्स रिलीज करती है। जो हमारे रेप केस होते हैं उसमें जब रेपिस्ट का जब जांच की जाती है जब हमारे, तो इसमें क्या देखते हैं? जब रेप होता है उसके बाद सैंपलिंग ली जाती है वेजिना के आसपास वाले पार्ट की, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, तब इसको कंफर्म मान लिया जाता है। लेकिन आजकल इसको चेक करने की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम रेप केस को कंफर्म कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ फ्रक्टोज भी है। जो प्राचीन समय में हमारा फ्रक्टोज ही चेक किया जाता था, ठीक है। एक किसकी, ये जो हमारा शुक्राशय है ये 60 से लेकर के 70% पार्ट बनाता है किसका? टोटल वीर का हिस्सा होता है। जो वीर का 60 से लेकर 70% हिस्सा ही शुक्राशय ही बना देता है। सेमिनल वेसाइकल्स फ्रक्टोज रिलीज करता है जो एक शर्करा है, और क्षारीय द्रव्य एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। जो तीसरी जो ग्लैंड्स आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। ये शुक्राशय सेमिनल वेसाइकल्स ये भी एक जोड़ी होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो अगला है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है एक कुछ ओल्ड एज में बढ़ भी जाती है, ठीक है। एक डिसीज होती है बेंजाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसमें जो है एकदम कवर कर लेती है और यूरिन करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादा एज पे या एसटीडी हो जाते हैं तब हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में सीन हो जाता है, ठीक है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं। इसका जो मेन काम क्या होता है, ये कैल्शियम का स्राव करती है। मैं एक चीज़ और इसमें थी, जो शुक्राशय होता है, जब आपने देखा होगा सीमन जब रिलीज होता है तो
कुछ देर बाद वो कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। कोगुलेट बोले तो मतलब जम जाता है, जैसे ब्लड नहीं कोगुलेट हो जाता है, उसी प्रकार से सेमिनल वेसिकल्स का एक और काम होता है ये कोगुलेशन। और इस पर हम लिख दीजिए या फिर सीमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसके लिए कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है सीम कुछ देर बाद, सीमन निकलने के बाद, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? हमारे सेमिनल वेसिकल्स की वजह से होता है, ठीक है। इसमें कोगुलेटिव प्रोटीन्स मिलती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लें, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी सिंगल होती है, एक होती है, ठीक है। एक जोड़ी नहीं होती है, बस सिंगल होती है, ठीक है, अकेले रहती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और किसका स्राव करती है? हमारा कैल्शियम का स्राव करती है। मैंने बताया ये भी क्षारीय होता है, ये भी क्षारीय होता है। एक यही होता है जो एसिटिक होता है हमारा। इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड जो नींबू में प्रेजेंट होता है, वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड का भी स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एक क्षारीय, एक अम्लीय द्रव्य का स्राव करती है जिसका पीएच होता है 6.4। इसको बोल देते हैं हम अम्लीय द्रव्य का स्राव करती है, स्राव करती है। यहाँ तक सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। तीनों ग्लैंड्स मैंने डिटेल में पढ़ा दी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात की थी एक जोड़ी वृषण, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारा एक जोड़ी वृषण प्राथमिक जननांग प्रेजेंट होता है। नंबर 2 की बात की थी हमने सहायक नलिकाएं या एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ा देते? अधिवृषण पढ़ा दिया था हमने। या एपिडिडाइमिस 6 सेंटीमीटर हाईली कोल्ड नलिका होती है, ठीक है, जो खोलने पर पूरी खोल देते हैं तो 6 मीटर तक बन जाती है। इसमें फंक्शनल मैचुरेशन होने का काम करता है। और जो मरे हुए स्पर्म होते हैं उसमें जो उनको फेगोसाइटोसिस करने का काम करती है, क्योंकि ये सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। जो अगली जो हमने पढ़ाई थी बास डिफरेंशिया, ठीक है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहक। जो 40 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो हमारा मूत्राशय के ऊपर जाके स्खलन वाहिनी में जाकर के खुलती है, इसमें भी फंक्शनल मैचुरेशन होने का काम होता है। अगली जो हमने पढ़ाई थी रेटिटेस्टिस वृषण वाहिकाएं, ठीक है, ये वृषण पिंडक इसमें जाकर के खुलते हैं। ये मतलब शुक्राणुओं का एक मार्ग का काम करती है, ठीक है। जो अगली जो हमने पढ़ाई थी एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, इसमें 3 पढ़ाई थी, बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड या फिर सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है और सेमिनल वेसिकल्स 1 पेयर होती है, और जो हमारी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं वो भी 1 पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक का आपका सारा पार्ट क्लियर होगा। एक चीज़ और देखिए, ये जो तीनों मिलकर के हमारा वीर्य का फॉर्मेशन करती हैं जिसको बोलते हैं हम सीमन, ठीक है। यहीं पे लिख लीजिए वीर्य। जो सीमन का निर्माण करती है, हमारा सीमन एक बार में कितना रिलीज हो जाता है? एक इजैकुलेशन में, एक सिंगल टाइम इजैकुलेशन पर कितना रिलीज होता है? 2.5 से लेकर के 5 ml रिलीज होता है, ठीक है। और इसमें 200 से लेकर के हमारे 300 मिलियन स्पर्म्स यानी शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात करी जा रही है यहाँ पर, कोई भी एक्सेप्शन की बात नहीं की जा रही है। इसका पीएच जो होता है 7.2 से लेकर के 7.2 एल्कलाइन यानी कि क्षारीय पीएच होता है, क्षारीय पीएच होता है, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट सबका क्लियर हो गया होगा। इसको साफ कर देते हैं। जो अगला जो चौथा आएगा हमारा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, तो हमने अगले की जो बात करते हैं, तो चौथा जो था हमारा क्या था? बाह्य जननेंद्रियां, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसकी बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे 2 ऑर्गन आते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे लिख देते हैं हम स्क्रोटम,
ठीक है। एक आ जाता है हमारा पेनिस, ठीक है। स्क्रोटम की बात कर लेते हैं। हमारा जो स्क्रोटम होता है उसमें 2 वृषण स्थित होते हैं हमारे, ठीक है। स्क्रोटम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम वृषण कोश, कभी कभी भूल जाते हैं चीज़ें। और पेनिस को तो बोलते हैं शिश्न, ठीक है। वृषण कोश का मेन काम क्या होता है, इसमें जो हमारे दोनों वृषण स्थित होते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, एक होता है, ये बस एक होता है, एक जोड़ी नहीं होता है। इसमें एक जोड़ी वृषण स्थित होते हैं सिंगल वृषण कोश में, ठीक है। दोनों साइड एक सिंगल ही कवर करके रखता है। इसका मेन जो काम होता है वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें हमारा जो वृषण का टेम्परेचर, जो वृषण होते हैं हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं, जो शरीर के टेम्परेचर से लेकर के 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं, ठीक है। स्क्रोटम का मेन काम क्या है, वृषण का टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री तक कम रखने का काम इसका वृषण कोश का है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे ही शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। यदि शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो गया ना वृषण का टेम्परेचर, तो शुक्राणु का निर्माण बंद हो जाएगा। आपने देखो ठंडी के टाइम पे जो वृषण कोश होता है हमारा खिसक के पास आ जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। और जो शिश्न का जो मेन काम होता है, जो शिश्न होता है इसमें ये विशेष प्रकार के ऊतकों से बनकर बना होता है, स्पेशल टाइप टिश्यू का से बना होता है। इसको लिख देते हैं, विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है, ठीक है। विशेष प्रकार के ऊतक कैसे होते हैं, इन ऊतकों में इरेक्शन हो जाता है, उद्घर्षण या उठान कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। इन ऊतकों में उठान क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं हम इरेक्शन होता है। इन ऊतकों में इरेक्शन हो जाता है, स्पर्म जो है बड़ा हो जाता है, जो कि हमारा वीर्य निषेचन को सफल बनाता है। किसको, इंसेमिनेशन को सफल बनाता है। यदि इरेक्शन होना बंद हो जाए पेनिस के अंदर तो हमारा वीर्य निषेचन या फिर इंसेमिनेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जब इरेक्शन होता है तब हमारा शिश्न की लंबाई बढ़ती है और वो हमारा वीर्य निषेचन या इंसेमिनेशन कर पाता है, जो वीर्य निषेचन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारा इरेक्शन नहीं होगा तब तक एजैकुलेशन भी नहीं होगा स्पर्म का, ठीक है। जब इरेक्शन होगा, इरेक्शन क्या है हमारा, पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म है इजेक्शन, और इरेक्शन क्या है, शुक्राणु का इजेक्शन, ये हमारा सिंपैथेटिक मैकेनिज्म जो इमरजेंसी कंडीशन में होगा। जब तक इरेक्शन नहीं होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, तब तक सिंपैथेटिक भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, तभी इजेक्शन होगा, ठीक है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और जो हम पेनिस की बात कर रहे थे, ये आगे चल करके जो शिश्न का जो अंतिम भाग होता है ना, अंतिम भाग को ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ठीक है। जो एक गोलनुमा पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक छिद्र उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रम मियाटिस, जहाँ से यूरिन और स्पर्म बाहर निकलते हैं, ठीक है, गैमेट बाहर निकलते हैं। जो ग्लैंस पेनिस पर एक छोटा सा छिद्र होता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रम मियाटिस, लिख लीजिए आप, ठीक है। और इसमें अंतिम भाग पर एक छद्र प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं अग्रछद्र।
जो एक ढीली एकदम बनी हुई होती है जिसको बोलते हैं हम अग्रछद या फोरस्किन बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ विशेष धर्मों में निकाल दी जाती है, ठीक है, जन्म के टाइम में काट देते हैं फोरस्किन्स को, ठीक है। इससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन नेचर ने जो भी चीज़ दी है एकदम सोच के दी है, ठीक है, परफेक्ट दी है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अगला जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम डायग्राम से स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो रह गया है हमारा अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने मेल सेक्स ऑर्गन तक का पार्ट क्लियर कर लिया था। अब हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुरुष जनन तंत्र, इसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले पार्ट में क्या आता है, वृषण, ठीक है। सबसे पहले वृषण की बात करते हैं। जो हमारा वृषण होता है, जो टेस्टिस जो होता है, इसकी लंबाई की बात करते हैं। वृषण की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, इसकी वृषण की लंबाई होती है टेस्टिस की, ठीक है। चौड़ाई की बात करते हैं, हमारी चौड़ाई की 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। वृषण की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, है ना। और इसके अंदर जब हम वृषण को अंदर से अध्ययन करेंगे तो इसमें होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिसको बोलते हैं हम वृषण पालिकाएं हिंदी में, ठीक है। कितने होते हैं, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। वृषण पालिकाएं होते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर 250 हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और यह वृषण पालिका होती है। और प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर हमारे 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, प्रत्येक वृषण के अंदर 1 से लेकर के 3 शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, ये वाली, ठीक है। हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात करते हैं। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये प्रेजेंट हैं, ये हमारे 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने, 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये साफ कर देते हैं। तो देखिए जो हमारी वृषण की जो है हम बाहरी लेयर को क्या नाम है, इसको बोल देते हैं हम ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। जो बाहरी जो लेयर होती है ये इनकम्प्लीट लेयर होती है, क्योंकि उधर साइड हमारा एपिडिडाइमिस आ जाता है। क्या एपिडिडाइमिस आता है, ये हमारी इनकम्प्लीट लेयर है, क्या बोले, अधूरी लेयर, इंग्लिश में लिख देते हैं इनकम्प्लीट लेयर होती है, ठीक है, वृषण की। और जो इसके अंदर की लेयर की बात करते हैं, इसके अंदर होती है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका अंदर साइड की जो लेयर होती है एल्बुजिनिया, ठीक है, जी अंदर साइड लेयर उपस्थित होती है। इसका ये मेन काम होता है, ये जो वृषण को मैंने कंपार्टमेंट या पालिकाएं बताई थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो बांटता है वही लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ठीक है। इसको बोल देंगे कंपार्टमेंट, यानी मतलब विभिन्न हिस्सों में जो बांटता है, कंपार्टमेंट्स ऑफ वृषण पालिकाएं या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। यहाँ तक पार्ट के लिए जो आउटर इनकम्प्लीट लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, और जो दूसरी वाली जो लेयर होती है जो कंपार्टमेंट में बांटती है वृषण पालिका को, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए
ये आपको गोला गोला से दिख रहे होंगे, ये क्या है हमारे रेटिटेस्टिस, ठीक है। और ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको क्या है, वास एफ्रेंसिया, ठीक है। वास एफ्रेंसिया के जो आगे वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं हम एपिडिडाइमिस, और जो इसके आगे वाला जो पार्ट है एपिडर्मिस किसमें बोलती है मैं बता चुका हूँ, वास डिफरेंस एंसिया, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर। तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये कितने होते हैं, हम इनका नंबर होता है 250, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं वास एफ्रेंसिया, शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं, ठीक है। और सब तो क्लियर है, अधिवृषण बोल देते हैं, ये बता दिया था। इसको शुक्रवाहक बोल देते हैं, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये जो पहला होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये हमारे एक सीधी नलिकाओं के माध्यम से इसमें खुलते हैं। सीधी नलिकाएं जो होती हैं, ये सीधी नलिकाएं होती हैं, इसको बोल देते हैं हम ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। इसको बोलते हैं सीधी नलिकाएं, ठीक है। आउटर इनकम्प्लीट लेयर कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषण पालिकाएं जो होती हैं 250, उनके कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन वृषण पालिकाओं में जो वृषण पालिकाएं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनके अंदर 1 से 3 हमारी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और हम स्पर्म के रास्ते के बारे में बात कर लेते हैं आगे। ये सीधी नलिकाओं में स्पर्म खुलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। इससे आगे कहाँ जाते हैं स्पर्म, जाते हैं हमारे रेटिटेस्टिस में, वृषण जालिकाओं में। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया में जाकर के ये हमारे फंस जाते हैं स्पर्म, ठीक है। वास एफ्रेंसिया से हमारे, मैंने बताया था 6 सेंटीमीटर, या फिर जब खोलते हैं तो हमारा 6 मीटर तक हो जाती है एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो इसमें जाके हमारा फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म्स होता है ना। एक चीज़ और लिख दीजिए, जो हमारी वास एफ्रेंस है 10 से लेकर के 30 नलिकाएं होती हैं। एपिडिडाइमिस मैंने बताई दिया 6 मीटर होती है, हाईली कोल्ड नलिका, उसमें मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होता है। इसके बाद में ये मैंने बताई दिया था 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका है वास डिफरेंस, ये जाकर के हमारे मूत्राशय के ऊपर स्खलन वाहिनी में खुलती है ना। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। हम एक बार थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, देखिए यहीं पे समझ लेते हैं थोड़ा। स्पर्म का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, इंग्लिश में लिख देते हैं पैसेज ऑफ स्पर्म। शुक्राणु का जो पैसेज है, मार्ग क्या है, देखिए यहाँ पे एक बार समझिए सब लोग, है ना, सामने देखिए, क्लियर करिए। देखो सबसे पहले हमारा जो शुक्राणु होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर मेड होता है, ठीक है, उसके अंदर बनता है। तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारा ट्यूबुलाई रेक्टाई में आएगा, ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। इसके बाद में हमारा ट्यूबुलाई रेक्टाई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो सीधी नलिकाओं से खुलता है हमारा ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटिटेस्टिस में, ठीक है। रेटिटेस्टिस के पश्चात हमारा वास एफ्रेंसिया में आता है, जो 10 से लेकर के 30 नलिकाएं होती हैं। इसके बाद हमारा एपिडिडाइमिस आता है, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वृषण, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस होती है, ठीक है, जहाँ खुलती है। और इसके बाद में हमारा वास डिफरेंस के माध्यम से हमारा आगे चल कर के शिश्न से होते हुए यूरेथ्रम मियाटिस, जो अंतिम पार्ट जो शिश्न का होता है वहाँ जाकर खुलता है, ठीक है। हम बात करते हैं, देखिए एक बार लिख लेते हैं इसको।
देखिए यहाँ से लिखिए, सॉरी ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो हमारा वृषण पालिका, वृषण पालिका से होता हुआ हमारा स्पर्म आएगा हमारा इसमें ट्यूबुलाई रेक्टी में, सीधी नलिका में खुलेगा। ये तो हमारा जनरल प्रोसेस था, प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये तो फॉर्मेशन हो रहा है। अब पैसेज की बात करें तो पैसेज में हमारा 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्या आएगा हमारा, रेटिटेस्टिस आ जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं वृषण जालिकाएं। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट होता है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें ये 4 ही चूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा वृषण जालिकाएं। नंबर 2 पर क्या आएगा, वास एपरेंसिया, ठीक है, शुक्रवाहिकाएं। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 पर आपका आ जाएगा अधिवृषण, पैसेज ऑफ स्पर्म। चौथे पे आ जाएगा शुक्रवाहक वास डिफरेंसिया, ठीक है। और इसके बाद में हमारा निकल ही जाएगा स्पर्म के फॉर्म में आउटसाइड, ठीक है। लिख सकते हैं यूरेथ्रल मियाटिस से आउटसाइड बॉडी, इतना लिख लीजिए, ठीक है। ये 4 ही होते हैं मेन। सबसे पहले होता है वृषण जालिकाएं, इसके पश्चात शुक्रवाहिका में जाएगा, इसके बाद अधिवृषण, फिर शुक्रवाहक, फिर तो बाहर चला ही जाएगा बॉडी के, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट सबका क्लियर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, जो स्पर्म का जो पैसेज होता है वो क्या होता है। सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनता है, मैंने बताया था 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं वहाँ से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। 250 कंपार्टमेंट में अलग अलग एक सीधी नलिका निकलती है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी, जो हमारे रेटिटेस्टिस में खुलती है, वृषण जालिका में खुलती है। जो रेटिटेस्टिस जो होती है हमारी, वो हमारी वास एपरेंसिया में आगे चल कर खुलती है, जो 10 से 30 नलिकाएं होती हैं। और जो हमारी वास एपरेंसिया होती हैं वो आगे चल के अधिवृषण में खुलती हैं, और अधिवृषण हमारी शुक्रवाहक में खुलती है, और जो आगे चलकर यूरेथ्रल मियाटिस से बाहर निकल जाते हैं बॉडी के, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट सबका क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का पार्ट की बात कर लेते हैं, हिसाब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं वृषण पालिकाएं, उसके अंदर 1 से 3 हमारी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक 250 वृषण पालिकाएं होती हैं, उस प्रत्येक के अंदर 1 से 3 हमारी शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस सेक्शन काट करके उसका अध्ययन करते हैं, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, ठीक है, काट करके। तो सबसे पहले एक लाइन याद रखिए, प्रत्येक जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर हमारा अंदर की साइड में जो हमारी 2 प्रकार की कोशिकाओं से उसका आस्तरित होती है, मतलब, ठीक है। 2 प्रकार की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाओं से आस्तरित होती है, जिसमें क्या होती है, हमारी सर्टोली सेल्स हो गई और हमारी स्पर्मेटोगोनिया हो गई, या जर्म सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, नर जर्म कोशिका। और एक हो जाती है सर्टोली कोशिका, ठीक है। और जो आउटर साइड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर का पार्ट है उसको बोलते हैं हम अंतराली अवकाश, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर
इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ठीक है। अंतराली कोशिका बोलते हैं उनको। क्या होती हैं? अंतराली कोशिका, इंग्लिश में बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इनका काम होता है, इसमें बहुत सारी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, WBCs पाई जाती हैं, जो हमारे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसमें WBCs होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स का जो काम होता है हमारा इम्यूनो सप्रेसिव, मतलब हमारा इम्यूनोस्टिशियल्स होती हैं ये, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स का जो मेन नाम क्या होता है हमारा? लीडिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। लीडिंग कोशिका या अंतरस्टिशियल अंतराली कोशिका। लीडिंग, इसमें मैंने बता ही दिया आपको, WBC होती हैं, ब्लड सेल होती हैं, ठीक है। ये हमारी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये एक हार्मोन का रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हमारा जो मेल हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन, क्या होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन का संश्लेषण और स्रावण करना इसका मेन काम होता है लीडिंग कोशिका का, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए WBC। नोलॉजिकल अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स का मेन काम क्या होता है? ये हमारा मेल हार्मोन का स्रावण करती हैं और संश्लेषण करती हैं। कौन सा होता है हमारा? टेस्टोस्टेरोन। का स्राव, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। जो हमारा अंतराली अवकाश होता है उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या लीडिंग सेल्स होती हैं, जो हमारा मेल हार्मोन का स्राव करती हैं और संश्लेषण करती हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को स्राव करती हैं। और मैं आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाओं से आस्तरित रहता है। सबसे पहले आ जाती है हमारी सर्टोली कोशिका, एक हो जाती है स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसको शुक्रजनक नलिकाएं बोलते हैं, ठीक है। एक वृषण में कितनी होती हैं? 1 से 3 होती हैं ये, ठीक है। अब इसके अंदर की बात की है, इसके अंदर यहाँ लिख दें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। एक होता है सर्टोली सेल, एक होती है हमारी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सर्टोली सेल की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया की बात कर लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया का क्या काम होता है? जो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण है हमारी लीडिंग सेल्स करती हैं। तो यहाँ पर हमारा टेस्टोस्टेरोन का स्राव होगा, तब देखिए, तब हमारे यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा या मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा? स्पर्मेटेड, दिख रहा है कि नहीं? स्पर्मेटेड बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होगा, तब इसमें मियोसिस हो जाएगी हमारी, और क्या बन जाएगा हमारा? स्पर्मेटिड्स बन जाएगा, ठीक है। और देखिए मैंने क्या बताया था, स्पर्मेटोगोनिया का मेन काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। सर्टोली सेल्स जो होती है हमारी स्पर्म को मैच्योर करने का काम करती है। शुक्राणु को
परिपक्व करना। सर्टोली सेल्स हार्मोन रिलीज करती है जो शुक्राणु को परिपक्व करते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं, फैक्टर। जो सर्टोली सेल्स होती है हमारी वो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करती है जो न्यूट्रिशन शुक्राणु को हमारा क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं। तो हमारा क्या होगा, जो सर्टोली सेल्स हमारा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करेगी जो शुक्राणु को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, तो ये न्यूट्रिशन हमारा स्पर्मेटेट्स में जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा, मैं समझता हूँ। स्पर्मेटेट्स परिपक्व होकर क्या बना लेंगे, हमारा स्पर्म बना लेंगे, शुक्राणु बना लेंगे। ठीक है, ये हम लिख देते हैं, शुक्राणु बना लेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं हमारे, प्रत्येक 250 हम सीधा बात करते हैं, वृषण की बात करते हैं। वृषण के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, वृषण पालिकाएं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर हमारा 1 से 3 हमारे प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 हमारे शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को काट करके अध्ययन करेंगे, टीएस सेक्शन काटेंगे इसका। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो एक होती है हमारी सर्टोली सेल्स, एक होता है हमारी स्पर्मेटोगोनिया, और जो इसका बाहरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल्स होती है हमारी, उसको बोलते हैं लीडिंग सेल या अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, जो हमारी WBC ब्लड सेल्स होती हैं इसके अंदर बहुत सारी, जो इम्यूनो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करती हैं और हमारा टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का स्रावण करती हैं और संश्लेषण करती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हमारा स्पर्म फॉर्मेशन का काम करता है। अभी मैंने बताया था सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आस्तरित होती हैं उनका काम होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करना, उसका काम होता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है जिससे वो परिपक्व हो जाएं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में जब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होगा तब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड बन जाती है। और स्पर्मेटिड बनने के बाद में जो न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं हमारी सर्टोली सेल्स, न्यूट्रिशन से स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होकर हमारा स्पर्म या शुक्राणु बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो अगला टॉपिक है हम आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, मैंने सभी पार्ट को पढ़ा दिया है लेकिन एक बार डायग्राम में देख लेंगे हम तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम में वैसे लगा दूंगा, एक बार और देख लीजिए। स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वृषण पालिकाएं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया था, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं ये। ठीक है, टेस्टिस से स्टार्ट करिए तो 250 कंपार्टमेंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके आगे चल करके बात करते हैं, हमारी वृषण जालिकाएं आ जाती हैं जिसको हम रेटी टेस्टिस बोलते हैं। मैंने बताया था रेटी टेस्टिस के बारे में, ये स्पर्म का पैसेज का काम करते हैं। ये रेटी टेस्टिस आगे चल करके हमारी अधिवृषण में खुलती हैं। ठीक है, आगे आपकी शुक्र वाहिकाएँ आ गई। शुक्र वाहिका ये वास इफ्रेंसिया है, सॉरी ये रेटी टेस्टिस हमारी वास इफ्रेंसिया में खुलती हैं, है ना। वास इफ्रेंसिया हमारी किसमें खुलती है, अधिवृषण में खुलती है ना। आगे हमारी अधिवृषण आगे जो पोस्टीरियर पार्ट पर स्थित होती है। ठीक है, कौन सी पार्ट में, उदर के ऊपरी भाग में स्थित होती है पोस्टीरियरली पार्ट में। ठीक है, आगे चलते हमारी शुक्र वाहक आ गया, क्या आ गया,
वास डिफरेंसिया, ये 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इससे ऊपर आपको मूत्रवाहिनी दिख रही होगी, यूरेटर बोलते हैं, जो किस में खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा होगा। यूरिनरी ब्लैडर से एक मूत्र मार्ग निकलता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, वो आकर के हमारे इसी पैसेज में मिल जाता है। ये जो हमारा कॉमन पैसेज होता है स्पर्म का और यूरिन का, ठीक है। आपको शुक्राशय दिख रहा होगा, सेमिनल वेसाइकल्स, ये 3 एसेटरी ग्लैंड्स मैंने पढ़ाया था, शुक्राशय, सेमिनिफेरस और प्रोस्टेट ग्लैंड्स पढ़ा दी थी, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तीनों ग्लैंड्स मैंने पढ़ा दी थी। इसके बाद में आपका मूत्र मार्ग आ गया, यूरेथ्रा। इससे आगे चल करके ये शिश्नमुंड होता है, ग्लैंस पेनिस, यहाँ पर ये अग्रछद होती है, फॉरेस्किन, और यूरेथ्रा मिएटिस के माध्यम से बाहर खुल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। और एक और डायग्राम दे रखा है, उसमें क्या है, उसमें आपका रेक्टम और एनस दिखाया गया है, लेकिन मेन तो आपका यही डायग्राम था जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। यहाँ तक का मैं समझता हूँ सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की कल बात करते हैं।